वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा, ज्ञान की नगरी काशी में शिक्षा पर मंथन देश को नई राह दिखाएगा। आगे कहा कि काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को ही माना गया है। इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का मंथन सब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा, तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। पीएम ने कहा कि आज हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए नई दुनिया बन रही है। तो पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास काशी को और ज्यादा गतिशील, प्रगतिशील बनाना है। 8 साल से काशी में विकास उत्सव हुआ है। दिव्य भव्य काशी में विकास के काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। देश के युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी, एक प्रोजेक्ट पूरा तो 4 प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। अक्षय पात्र रसोई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। वाराणसी में विकास की गंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। काशी हमेशा से तस्वीर पूरे देश को दिखाई गई है। तस्वीर में विरासत भी और विकास भी है। तो विधानसभा चुनाव में यूपी और मेरी काशी के लोगों ने समर्थन दिया। काशी की आत्मा अविनाशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान कई बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा प्रयास काशी को और ज्यादा गतिशील, प्रगतिशील और संवेदनशील बनाने का है। देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहां उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा, तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। और मुझे विश्वास है कि अगले 3 दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्श होगा, उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी दिशा मिलेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो, मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहां अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे। बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था
क्योंकि यहां ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है जो पहले कभी नहीं हुआ। जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है। दोस्तों, अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आए थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है, और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझे, उसकी आकांक्षाओं को समझे, तभी तो खाद पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है। बिजनौर में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और बाढ़ टीम ने आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की है। साथ ही गंगा में फंसे लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन थाना नजीबाबाद के खरुल्लापुर में किया गया। नोएडा में आईटीएमएस के अंतर्गत लगे सीसीटीवी कैमरे को एक्टिव कर दिया गया है। 84 अलग अलग जगह पर 1065 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें 76 जगह के कैमरों को एक्टिव कर दिया गया है। कैमरों के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के 15 दिनों में 40,000 से ज्यादा वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। वहीं अब नोएडा प्राधिकरण की ओर से आईटीएमएस के तहत नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी जोड़ा जा रहा है। नोएडा एक्सप्रेसवे प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते रोजाना करीब 10 लाख वाहन चालकों को इससे फायदा होगा। आईटीएसएम सिस्टम से हाईवे के कैमरे जुड़ने के बाद कैमरे पहले से आपको आगाह कर देगा कि एक्सप्रेसवे पर कहां ट्रैफिक धीमा है और कहां जाम लगा है। इससे रूट को पहले ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कैमरे लगे हैं वो करीब 220 के भी स्पीड से ऊपर के जो रफ्तार है उसको भी कैच करने के लिए सक्षम है। लगातार आईटीएमएस के जो समीक्षा हो रही थी, तो इसमें एक सुझाव भी रखा गया था कि क्यों ना एसटीएमएस को भी आईटीएमएस से इंटीग्रेटेड कर दिया जाए, खासकर जबकि दोनों के जो कमांड सेंटर वो एक ही जगह हैं। इस पर काम भी चल रहा है। जब ये सिस्टम एक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर एक ही डेस्क से इसको कंट्रोल किया जाएगा। और जहाँ तक मैसेजिंग की बात है, पीए सिस्टम की बात है, जब वो हाईवे में भी
एक्टिवेट हो जाएगी तो वहाँ कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी क्राउड जाम हो जाता है, तो इससे इसको सुविधा मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा शहर में ITMS के तहत पूरे शहर को कैमरे की निगरानी में रखा गया है। साथ ही साथ अब जो है ITMS के तहत में एक्सप्रेसवे पर भी पूरी तरीके से कैमरे लगा दिए गए हैं। अब पूरा एक्सप्रेसवे भी कैमरे की निगरानी में है। अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होती है या कहीं जाम की स्थिति होती है या कोई अन्य किसी वाहन के चक्कर में कोई लोग वहाँ प्रदर्शन करते हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रदर्शन किया जाता है तो उसकी पूरी निगरानी जो है CCTV की कैमरे में होगी। इसका जो पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है 94 में ITMS का बनाया जा रखा गया है। और पूरी तरीके से वहाँ पर जो इनके अधिकारी और जो ट्रैफिक पुलिस के मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए हैं। जहाँ पर कहीं जाम की स्थिति होती है वहाँ पर पूरी तरीके से लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को बताया जाता है और जल्द से जल्द जाम को वहाँ से खुलवाया जाता है। साथ ही साथ अब जो है इसमें चालान की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें 15 दिनों के अंदर में जो है 40,000 से ज़्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि अब जो है इसको एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा गया है। ITMS के तहत कैमरे लगाए जा रखे हैं। अब किस तरीके से नोएडा ट्रैफिक विभाग इसको करेगा और कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क। नोएडा में एक ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी और उसमें रखे 81 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। इस मामले में पीड़ित ने दादरी कोतवाली में अपने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। दादरी पुलिस ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए 12 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि गाड़ी के मालिक ने 18 लाख रुपए की शिकायत दर्ज करवाई थी, जबकि ड्राइवर गाड़ी और उसमें रखे 81 लाख रुपए लेकर फरार हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मालिक की कार और उसमें रखे 81 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। इसी क्रम में पूरे मामले का खुलासा करने वाली टीम को उच्च अधिकारियों ने 50,000 रुपए का इनाम दिया है। दादरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी ने दोपहर लगभग 12 बजे आकर के सूचना दी थी कि वो दिल्ली से अनूप शहर की तरफ जा रहा था और अपने ड्राइवर के साथ कुछ कैश और लैपटॉप और मोबाइल उसके पास जो था वो लेके जा रहा था। और जैसे ही वो पेरिफेरल से नीचे उतरा और उसने अपने ड्राइवर को रोका कि भाई उसे लघु शंका लग रही है, तो वो गाड़ी को रुकवाया। उसी बीच क्या हुआ कि ड्राइवर जो है गाड़ी लेकर के फरार हो गया। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद के लोनी की सेवाधाम चौकी पर भीड़ ने पथराव कर दिया। दरअसल भीड़ दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बना रही थी, जिसके बाद भीड़ ने चौकी का प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा समझाए जाने पर भी नहीं माने। इस पथराव में कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। आपको बता दें कि पथराव के दौरान स्थानीय लोगों को भी चोटें आई हैं। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। गौतम बुद्ध नगर में आगामी त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जिसके चलते त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार पैदल मार्च किया जा रहा है, जिसमें डीसीपी और एडीसीपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इसी दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही त्योहारों पर पुलिस और धर्मगुरुओं की मीटिंग भी चल रही है। अमरोहा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में धर्मगुरुओं के साथ वार्ता की गई। प्रशासन की ओर से ये अपील भी की गई कि शांति व्यवस्था के साथ त्योहार को मनाएं और ईद की नमाज ईदगाह परिसर में ही अदा की जाए। साथ ही कुर्बानी विवादित जगह पर ना हो और जो भी लोग कुर्बानी में हिस्सा लेंगे वो अपने घरों के अंदर या जो जगह चिन्हित की गई है उन पर ही कुर्बानी की जाए। शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। साथ ही जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने बताया कि कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अमरोहा में 3 क्षेत्रों से कावड़ यात्रा गुजरती है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
साथ ही कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले डीजे की भी परमिशन होना अनिवार्य है और किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में 14 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है और कांवड़ियों का भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वो भी जो है गंगा जल लेकर के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं और प्रथम सोमवार 18 जुलाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से प्रत्येक सोमवार के दिन वो जल चढ़ाते हैं और गंगा जल लेके आते हैं। जनपद में हमारे 3 मार्गों से कांवड़ियाँ आते हैं। एक तो ब्रज घाट से आते हैं, एक धनौरा होकर के आते हैं चाँदपुर से, और एक नौगवा सदात से होकर आते हैं। तो उसी के व्यवस्था के दृष्टिगत अच्छी सच्ची व्यवस्था कराई जाए तो धर्मगुरु बैठक आहूत की गई। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील सभागार में किसानों और विभागीय अधिकारियों के साथ अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने समीक्षा बैठक की। इसी दौरान किसानों को किस तरीके से सुगमता से विभिन्न कार्यों के लिए लोन मिले, इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर सीडीओ, एडीएम प्रशासन, उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान अपर मुख्य सचिव ने गौशाला का भी निरीक्षण किया। साथ ही मछली पालन की भी जानकारी बैठक में ली। उन्होंने कहा कि पशुपालन को बढ़ाने के लिए और किसानों से संबंधित योजनाओं में किसानों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न विभागों से लोन दिलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खुर्जा और बुलंदशहर की अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं। जो लोन छोटे हैं उनके इस कमेटी के जरिए से निस्तारण किए जाएंगे। साथ ही जो लोन बड़े या मध्यम श्रेणी के हैं उन लोन या अनुदान को प्रधानमंत्री एम्प्लॉय ग्रामीण योजना के तहत समावेशित कर किसानों को सब्सिडी पर लोन अनुदान किए जाने की व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिए गए। अभी बात हुई है, डीएम साहब भी थे, अभी वो एक मीटिंग में गए हुए हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो लोन है छोटे लोगों को, उसको देने के लिए जहाँ पर भी दिक्कत है वो एक खुर्जा के लिए तो एक अलग से कमेटी बनी हुई है। बुलंदशहर की कमेटी में भी इसको बैंकर्स के साथ इसका समाधान करके लोन दिलाया जाएगा। जहाँ पर लोन के अमाउंट्स बड़े हैं या मध्यम दर्जे के हैं वहाँ पर जो PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है जिसमें सब्सिडी पर लोन मिलता है, उस योजना के साथ इसको हम लोग डबल कर देंगे। लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जमीन हड़पने वाले भू माफिया के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यशपाल तोमर की मेरठ में वेदव्यासपुरी में लगभग 5 करोड़ की कीमत की कोठी का कुर्क कर लिया गया है। दरअसल एसएसपी विवेक चंद्र यादव के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसी दौरान पुलिस ने बताया कि भू माफिया यशपाल तोमर ने अवैध तरीके से धन अर्जित करके अपने भाई नरेश तोमर के नाम से कोठी बनाई हुई है। कोठी के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिसके बाद कोठी को कुर्क करने की कार्रवाई की है। यशपाल तोमर एक बड़ा गैंगस्टर और एक बड़ा भूमाफिया है। इसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो था भोले भाले लोगों और किसानों पर फर्जी मुकदमे लिखवा के और उनके जो भी संपत्ति है, उनकी जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा करना। इसी तरीके से एक इसने मेरठ में 2 भाइयों के ऊपर, 2 भाई जो दिल्ली के रहने वाले थे, उनको फंसाकर उनकी ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश की थी और उसी के तहत फिर ये मेरठ पुलिस के रडार में आया और फिर उसके सारी परतें खोली गई। हापुड़ के कृष्णानगर में टीसीएस स्कूल के पास अचानक तारों में फॉल्ट होने की वजह से स्पार्किंग होने लगी। देखते ही देखते तारों में आग लग गई। इसी बीच क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से ऐसा लगा कि किसी ने पटाखे जला दिए हैं। इसी दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फॉल्ट को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई, जिसके बाद आसपास विद्युत आपूर्ति सुचारू हुई। ग्रेटर नोएडा में ओवरलोडिंग के चलते बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि दादरी गौड़ धर्मशाला के पास बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। साथ ही बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। साथ ही बिजली चले जाने से भीषण गर्मी से लोगों में हाहाकार मच गया।
इसी क्रम में ग्रामीणों ने एनपीसीएल कंपनी पर लापरवाही करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि समय पर बिजली नहीं आती और बिल में भी हेराफेरी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में यमुना महारानी को साफ और स्वच्छ बनाने की कामना के साथ ही भागवत महापुराण की शुरुआत की गई। इससे पहले श्री राधा किशोरी आश्रम से महामंडलेश्वर इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और देश भर से भक्त शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने जुगल घाट से मां यमुना के जल से भरे कलश उठाकर अपनी सहभागिता दिखाई। इसी के साथ इस आयोजन के आयोजक भी मुंबई से कान्हा की नगरी पहुंचे थे, जिसके बारे में महामंडलेश्वर इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मां यमुना को स्वच्छ बनाने के अभियान के तहत गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 15 तारीख तक परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा किशोरी सेवा धाम आश्रम पर आयोजित होगी, जिसके दौरान गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े जोरों शोरों से मनाया जाएगा, जिसके मुख्य आयोजक मुंबई से पधारे हैं और यमुना पूजन करने के बाद यहां से ये कलश यात्रा कथा स्थल पर पहुंचेगी। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त आज हम सब लोग जो है जुगल घाट यमुना जी पूजन के लिए पधारे हुए हैं। यमुना निर्मल और स्वच्छ रहे, इस अभियान के तहत हमारे सब हजारों भक्तों के द्वारा यमुना पूजन हुआ है और श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है आज से, तो उसकी कलश यात्रा जो है प्रारंभ हो रही है। गुरु पूर्णिमा निमित्त श्री किशोरी सेवा धाम में ये आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम तो वैसे 15 दिन का है, पर पहला सत्र जो है 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा तक है और इसी बीच में परमार्थ गौशाला का उद्घाटन 12 तारीख को होगा, उस निमित्त ये आयोजन हो रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।